Now we'll start next problem, that is find magnitude of charge q so that system in equilibrium. Total system in equilibrium, पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम कैसे आए सो दैट ये चार्ज क्यू उतना रखें हम इन टर्म्स ऑफ दिस क्यू, तो ये सिस्टम पूरी इक्विलिब्रियम में आनी चाहिए. अब सिस्टम पूरी इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या हर एक का एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इसका एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इसका एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इसका एफ नेट इज इक्वल टू जीरो निकालने की जरूरत है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है. ये जो भी ज्योमेट्री है ये सिमेट्रिकल है, बराबर है. अगर ऐसी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो जो फोर्स इसके साथ होगा, जो एफ नेट इसका जीरो कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिक उतना ही इसका एफ नेट जीरो हो जाएगा, उतना ही एफ नेट इसका जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल. और सिमेट्री होने की वजह से अगर मैं इसको जीरो कर दूं, मतलब इस पे एफ नेट जीरो कर दूं. अब इस पे एफ नेट जीरो कैसे करना है? क्योंकि ऐसी वैल्यू रखना है ताकि इस पे फोर्स जीरो हो जाए. मतलब क्योंकि कुछ ऐसा चार्ज मैं रखूंगा इन टर्म्स ऑफ दिस क्यू सो दैट द force due to these three charges on this particular q is zero. अगर इसके साथ जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये q इसके साथ ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, ये मैक्सिमम या मिनिमम चार्ज नहीं है, सेम चार्ज है. तो ऐसे में हम कैसे करेंगे इसको? तो सिंपल अगर देखा जाए तो इस q पे कौन कौन चार्ज लगा रहा है, प्लस क्यू चार्ज, मैं इसको 1 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ. ओके, अगर इस क्यू को इस पे हम एफ नेट जीरो कर देंगे, इस पे हम एफ नेट क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे. देखो इस क्यू की वजह से इस पे चार्ज, इस पे फोर्स इस कुछ इस तरीके से होगा F1, बराबर है. क्यों ऐसा इधर आ गया ये F1? क्योंकि अवे फ्रॉम दी अवे टुवर्ड्स है क्या चार्ज, मतलब रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव है? रिपल्सिव है, तो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स. इसके वजह से कुछ इस तरीके से होगा F2. क्या दोनों फोर्स F1 F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे? तो यस. डायरेक्शन वाइज डिफरेंट दिख ही रहा है. डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ये एंगल 60 होगा, अभी हमने निकाला है. तो ये F2 कितना हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू K. F2 किसके वजह से? Q के वजह से, और इस Q पे तो मतलब Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस दोनों में कितना है? A स्क्वायर, बराबर है. ये F1 कितना हो जाएगा? इसके बराबर ही K. F1 किसके वजह से? इसके वजह से. Q किस पे है? इस पे है, तो ये Q मतलब इसका स्क्वायर अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है? इसमें भी A स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से, बराबर है. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, बराबर है. अब इस पे नेट चार्ज इन दोनों की वजह से किधर लगा होगा? इसका रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे इस पे लग रहा होगा. ये किसके वजह से? इस क्यू की वजह से, इस क्यू की. अब इस क्यू की वैल्यू ऐसा कुछ रखे ताकि ये पर्टिकुलर जो फोर्स है ये इसको इधर लेके आए, ये इसको इधर लेके आए, बराबर है. अब मान लो इसकी वजह से ये मैं बोलता हूँ 4, ये पॉइंट कौन सा है? 4. तो ये F4 जो है फोर्स, F4 जो फोर्स है, F फोर्स एंड ये F1 F2 मिला के सब क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, बराबर है. क्योंकि क्यू पे मतलब एफ नेट ऑन चार्ज क्यू, ये वाला क्यू, ओके, इज F2 प्लस F1 प्लस F4. ये बराबर है क्या? बताइए. F1 प्लस F2, F2 प्लस F1 प्लस F4, और ये पूरा मिला के कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट, बराबर है. वेक्टर वाइज ये जीरो आना चाहिए. अब देखो इधर, यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये थोड़ा हमारे तो अब देखो इधर, ये टोटल F1 प्लस F2 कैसे निकालेंगे? तो सेम ही फोर्स है. F1 प्लस F2 क्या है? सेम फोर्स है. तो पहले F1 प्लस F2 ऐड कर देते हैं. F1 प्लस F2 को ऐड कर देते हैं. दोनों सेम है. देखो के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, लेकिन उनका जो एंगल है दोनों का वो कितना है? 60 डिग्री. ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री. तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? ये फोर्स हम कैसे करेंगे? ये F
का स्क्वायर प्लस ये एफ का स्क्वायर प्लस 2f और दोनों में एंगल कितना है 60, तो cos 60 बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर 2f² और वो 2f² cos 60 की वैल्यू 1/2 2 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा √3f, ये 2f² और ये f² √3f बाहर आ जाएगा। ये आ गया f1 + f2 मतलब ये, तो इसका मतलब इसको भी उतना ही चार्ज लगाना पड़ेगा। √3f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है kq² बराबर है। इसको मैंने मैग्नीट्यूड माना, इसको f2 को f बोल दिया, f1 को भी f बोल दिया, मतलब ये f जब आएगा सिंपल जाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब दिस पर्टिकुलर ये वैल्यू क्या है, ये है f1 + f2 वेक्टोरिकली हमने ऐड किया, वो ये वैल्यू आई बराबर है। ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो गई तो मैं मान लूँगा कि दिस पर्टिकुलर इज बैलेंस्ड बराबर है। या ऐसा देखो, ये f1 + f2, यहाँ से आप देखो ये f1 + f2 = ये इधर आने के बाद -f4 बराबर है। अब f1 f2 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम बराबर है। ठीक है, हमारे पास वो वैल्यू है कितनी है √3 kq²/a², ये यहाँ पे रख देंगे। व्हाट इज f4, अब f4 कितनी है f4 निकाल लेते हैं। ओके, f4 मतलब ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस फोर्थ चार्ज। अब ये वैल्यू के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब दिस फोर्स। व्हाट इज f4, f4 इज अ force on small q due to capital Q चार्ज बराबर है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस के लिए इधर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये होगा आपका a/2 और ये भी a/2 और ये बराबर बाइसेक्ट है तो ये है 30 डिग्री एंगल, इक्विलैटरल में होता है, ये 30 ये 90 तो ये 60 बराबर है। तो अगर ये 30 एक बार पता चल गया हमें और उसकी एक साइड पता है a/2, तो ये साइड आराम से हम निकाल सकते हैं बराबर है। तो इस साइड को अभी का मैं बोलता हूँ x, ये साइड कितनी है, ये x है। तो x जो है मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ cos 30 = क्या होनी चाहिए, cos 30 = एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 = एडजेसेंट साइड कितनी है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना x, वही तो निकालना है। तो यहाँ से cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज cos 30 वैल्यू, तो cos 30 वैल्यू होती है √3/2, दिस इज √3/2 और ये a/2x बराबर है। यहाँ से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a/√3, दिस इज x वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस। तो हमें f4 मिल जाएगा, f4 = k, ये चार्ज q, स्मॉल चार्ज q अपन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आया अभी a/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा kq/a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, दिस इज f4 अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ f1 + f2, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं f1 + f2 की बात करूँ तो f1 + f2 अभी हमने निकाला है, कहाँ निकाला है f1 + f2, दिस। तो दिस इज √3 kq²/a² बराबर है। और f4 की वैल्यू जो है वो माइनस kq/a² × 3। तो यहाँ से a² कैंसिल, यहाँ से k कैंसिल, यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का q कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा √3q और यहाँ पे कितना बचा कैपिटल Q × 3 बराबर है। तो हमें कैपिटल Q निकालना था, तो ये आ जाएगा ये √3 और ये 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस 3 इज नथिंग बट द √3 × √3। तो एक √3 और ये √3 कैंसिल, तो Q/√3 = Q
तो और ये माइनस साइन, ये माइनस, इधर माइनस लिखने के बजाय मैं इधर लिखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है, क्यू की वैल्यू अगर मैं माइनस क्यू अपॉन रूट 3 डाल देता हूँ तो इस पे जो नेट फोर्स ये F1 F2 लगा रहे थे, ये क्यू निगेटिव होने की वजह से ये इधर चार्ज लगाएगा और इस पे क्यू पे कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी फोर्स आ जाएगा 0। एफ नेट कितना हो जाएगा 0। अगर इस पे एफ नेट 0 हो जाएगा तो इस पे भी 0, इस पे भी 0 और 3 इस पे 0 रहा था, इसमें भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप बोलेंगे सर ये इस पे भी एफ नेट 0, इस पे भी एफ नेट 0, इस पे भी एफ नेट 0, तो इस पे एफ नेट 0 कैसे? सिंपल है, अगर ये टोटल ओवरऑल फोर्स ही 0 कर रहा है तो इस पे एक्स्ट्रा फोर्स डालेगा ही नहीं, बराबर है ना? तो इस पे ओवरऑल फोर्स भी 0 आ जाएगा क्योंकि इसका भी नेट 0 बनना चाहिए, तभी तो ये होल सिस्टम। कोई सिस्टम में अगर मैं किसी को धक्का देता हूँ तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब उसको भी मेरे पे लगाना चाहिए, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर ये कोई एक्शन ही नहीं करेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब इस पे भी एफ नेट 0 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ we have find the magnitude of this particular charge so that system becomes stable और equilibrium। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम तभी होगी जब Q को निगेटिव, इसकी वैल्यू Q बाय रूट 3 अगर मैं रख दूँ सेंटर पे तो ये पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे चार्ज नहीं रखूंगा तो ये दोनों मिला के इसको रिपल्सिव फोर्स लगा के, ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा के इधर, ये भी इस पर, तो सिस्टम नेवर स्टेबल, बराबर है। तो ऐसे केस में थर्ड चार्ज लाके, मतलब फोर्थ चार्ज लाके हम सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं। ये हो गया 4 चार्ज वाला एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने 4 चार्जेस लिए टोटल, पहले इसमें 3 चार्जेस लिए। ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम पॉइंट चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। जैसा पेंडुलम हमने देखा है कि यहाँ पे क्या किया है, दो स्ट्रिंग लिए और 2 पॉइंट चार्ज लिए विद आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, मतलब सेम मास एंड सेम चार्ज। तो क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज साथ में रहना नहीं चाहिए, ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। तो ये रिपेल करेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो वेट इसको नीचे लाएगा। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस हो जाएगा कि इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये नीचे लाने वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा और वो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो इस सिस्टम को बोलेंगे हम कि ये इक्विलिब्रियम आ गया। अभी इक्विलिब्रियम आ गया मतलब कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। कितना मिनिमम डिस्टेंस, अगर ये थोड़ा सा भी कम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, उसको बाहर लेके जाएगा, बराबर है। और वो जैसा बाहर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ के उसको नीचे लाएगा। तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे वो रहेंगे। तो ये 2 पॉइंट चार्ज है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे वो है। ये स्ट्रिंग है, लेंथ एल है और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा किया है स्ट्रिंग में, एंड दैट थीटा एंगल इज सेम फॉर बोथ, बराबर, क्योंकि इसका मास और इसका मास सेम है। मतलब अगर मैं पॉइंट चार्ज की तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड ये कौन सा एग्जांपल, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज का एग्जांपल। इक्विलिब्रियम का ही आगे फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between 2 point charges so that system is in equilibrium, राइट। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मतलब एक्स की बात कह रहे हो। तो क्या करेंगे, इसको इधर कौन खींच रहा है, मतलब इसको रिपेल कौन कर रहा है, तो इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ओके, इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी मैं एफबीडी बनाऊंगा, दिस पॉइंट चार्ज की एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की, तो मुझे पता चलेगा कि इधर नीचे इसका वेट mg बराबर है, इधर टेंशन T, ये सब कुछ है। अब ये एफबीडी में ये भी दिख रहा है कि अगर ये टेंशन T, ये Fe और ये mg अगर बैलेंस हो जाए तो इस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, बराबर है। तो क्या करेंगे, इस T के 2 कंपोनेंट करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो दिस इज T cos थीटा, और ये रहेगा T sin थीटा। इसका मतलब T sin थीटा इसको इधर लेके आना चाहता है, लेकिन वो Fe इसको इधर खींचेगा, उसको mg नीचे लाना चाहता है T cos थीटा उसको ऊपर खींचेगा।
तो ये सब बैलेंस होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या आ जाएगा, टी टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, बराबर है। और इधर आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी। ओके, अब एक चीज़ समझना है आपको, ये थीटा है ना, इट्स वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि दैट थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा हम कंसिडर ही करते हैं यहाँ पे। तो अब एक चीज़ बताइए, हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना है। तो एक्स यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम एक्स के बाद रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ई इज इक्वल टू के, वेर के इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, वो हम बाद में देखेंगे। कहीं पे आप लिख सकते हो कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये हम इप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर हम लेंगे उस पर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के इन दोनों का जो भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना इनमें, इन दोनों में क्या है, पॉइंट चार्ज। तो वो पॉइंट चार्ज हमें लिखना पड़ेगा। तो वो कितना पॉइंट चार्ज है, मान लो ये क्यू का स्क्वायर, बराबर है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय इसका दोनों का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, अपॉन एम जी, बराबर है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये तो इसको सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी, दिस इज अ टैन थीटा। ओके, अब हमें एक्स निकालना है। थीटा तो ये गिवन नहीं है, थीटा हमें पता नहीं कि थीटा के फॉर्म में हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे मुझे एक बताइए साइन थीटा कितना है, बस साइन थीटा मतलब दिस इज अ x/2 और दिस इज अ l, तो साइन थीटा हो जाएगा x/2 अपॉन l, x/2l, इतना साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू और अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू टैन थीटा। अगर ऐसा है तो टैन थीटा एंड साइन थीटा के बारे में हम डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी इक्वल टू एक्स अपॉन 2l, राइट, ऐसा हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इस 2l को मैं इधर लेके जाता हूँ, 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाने के बाद एक्स क्यूब। ओके, तो इसको एक्स इसको मैं एक्स क्यूब को सिंपल लिख सकता हूँ, मतलब ये आ गया 2k, वही लिख रहा हूँ मैं, क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन एम जी इज इक्वल टू एक्स, और इसको मैं बोल सकता हूँ 1/3। तो दिस इज इतना x होगा। k की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल सकते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर मैं डालता हूँ तो 2 मतलब 2 पाई आ जाएगा नीचे, है ना 2 पाई एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, वो हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाद में आप वैल्यू डाल के पुटअप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये ऐसा, अगर वो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या आया है, तो x इज इक्वल टू आया है ये 2k की अगर मैं बात करूं तो ये 2k का स्क्वायर इंटू एल अपॉन एम जी, बराबर है, और इसका क्यूब रूट। तो ये k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी। तो यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, बराबर है, और ये 1/3, ये भी कितना है 1/3, राइट, दिस इज एक्स।
in terms of epsilon naught. Epsilon naught is nothing but the permittivity. ये आपको समझना चाहिए. ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज. ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से अपने नोट्स में उतार सकते हो. हाँ, अगर दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ओके, क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, विद डिस्टेंस 2a. कितना डिस्टेंस है दोनों में? 2a. इतना डिस्टेंस है. इस चार्ज के बीच में मैं एक स्मॉल चार्ज रखता हूँ q. ओके, एक स्मॉल चार्ज रखता हूँ q. वो q अभी मान लो नेट फोर्स उस पर 0 होगा. वो ऐसा रखता हूँ कि उस पर नेट फोर्स कितना है? 0. और बाद में इस पर्टिकुलर फोर्स को, इस पर्टिकुलर चार्ज को, if charge q displace, small displace या slightly बोल सकते हैं उसको, slightly displace, then it perform SHM, find टाइम पीरियड. हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है SHM का. कैसे ऐसा? पहली बात ये SHM परफॉर्म करेगा क्या नहीं करेगा वो फर्स्ट देखते हैं, और उसके बाद उसका टाइम पीरियड अगर परफॉर्म कर रहा है तो अब ये चार्ज जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है Q, बराबर है. ये ओरिजिनल पोजीशन है Q. अगर मैं ये चार्ज को इधर डिस्प्ले करता हूँ x, कितना डिस्प्लेस किया उसको? x. तो ये चार्ज यहाँ पे आ गया. ओके, मान लो ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2. ड्यू टू दिस चार्ज Q, इस पे F1 लगेगा इधर. ड्यू टू दिस इस पे F2 लगेगा इधर. अब मुझे एक चीज़ बताइए, F2 ज़्यादा होगा या F1 ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली F2 ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये पास में, ये बहुत पास में, ये दूर है. तो F2 इसको इधर प्लेस करेगा, इधर ढकेल देगा, बराबर है. अब जब वो इधर आएगा तो इधर आने के बाद हमें पता है कि ये फोर्स F1 बढ़ जाएगा, F1 फोर्स बढ़ जाएगा और F2 कम हो जाएगा, तो वो उधर चले जाएगा. ओके, तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा. लेकिन SHM के लिए और एक डेफिनेशन ये है कि फोर्स जो होता है डिस्प्लेस के बाद वो -kx होना चाहिए. ओके, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने बोला था ऑसिलेशन कांस्टेंट. यहाँ पे k और हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको डैश बोलता हूँ. वेयर x इज अ डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूँ तो मेरा F नेट किधर, Q किधर, F फोर्स किधर लगना चाहिए? उस पर इधर लगना चाहिए, बराबर. और लग ही रहा है, दिख ही रहा है. ओके, तो ऐसा अगर है तो हमें एग्जैक्टली वो वैल्यू निकालनी चाहिए कि वो कितनी आनी चाहिए. तो हमें निकालना है F नेट. दिस इज F नेट. और F नेट कैसा आना चाहिए? माइनस के फॉर्म में आनी चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में. तो हम F नेट निकालते हैं. तो F नेट एट डिस्प्लेसमेंट x, बराबर है. वो कितना आना चाहिए? वो कितना है? F1 माइनस F2. ये बराबर है क्या बताइए? F1 माइनस F2. एक ही लाइन में तो सिंपल वेक्टर के सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं. आपको पता है वेक्टर अगर एक ही लाइन में, ये वेक्टर 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन, तो सिंपल 4 न्यूटन कर सकते हैं. ये 2 न्यूटन और ये 1 न्यूटन, तो 2 - 1 कर सकते हैं ना सिंपल केस में. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? व्हाट इज F1 फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद. ओके, F1 फोर्स कितना आना चाहिए? F1 फोर्स आना चाहिए K Q, ये स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना? ये टोटल डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है a, बराबर है. तो यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाएगा a प्लस x, बराबर है क्या? ये a और ये x, तो ये a प्लस x, तो ये हो गया a प्लस x
होल स्क्वायर बराबर है माइनस F2 इधर तो आ जाएगा K Q स्मॉल q डिवाइड बाय F2 किसके वजह से फोर्स है 2 के वजह से तो Q K Q ये वाला Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये होना चाहिए a माइनस एक्स क्योंकि ये टोटल a है और x माइनस कर दो तो ये हो गया a माइनस एक्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ फोर्स एट दिस पोजीशन। अगर ये एफ नेट इस फॉर्म में निकलता है ये एफ नेट अगर इस फॉर्म में निकलता है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज फॉर SHM बराबर है। फिर यहाँ से टाइम पीरियड आसानी से आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के वेर m इज अ मास k इज अ कांस्टेंट। तो हम निकाल क्या रहे हैं अभी हम के ही तो निकाल रहे हैं ये जो k डैश है वही तो निकाल रहे हैं। एक बार ये k डैश आ गया k डैश कब आएगा ये फॉर्म में इक्वेशन लाना है एफ नेट मतलब कौन सा है x डिस्प्लेस करने के बाद ये अगर एक इस फॉर्म में आ गया एक बार इस फॉर्म में आ गया तो वहाँ से k डैश मिल जाएगा k डैश हम टाइम पीरियड के फॉर्म में टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला पता है आपको ऑसिलेशन में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के डैश बोलता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये के से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ठीक है। अब देखते हैं एफ नेट यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं इसको ये यहाँ पे एक कॉमन निकाल सकते हैं हम एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू दिस इज अ कॉमन बराबर है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 a माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर है। इसको मैं के इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन इधर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बराबर है माइनस ये वाला माइनस इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बराबर है। लेकिन एक याद रखना है ये माइनस इसको अंदर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस राइट ये माइनस अंदर है डिवाइड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर a माइनस एक्स होल स्क्वायर ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल ये कैंसिल एक्स स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे -2x और -2x -4 के क्यू तो यहाँ पे आ गया -4ax बराबर है डिवाइड। अब इसको हम क्या a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो यस वो फॉर्मूला ये आइडेंटिटी है तो a माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर ये आइडेंटिटी ही है ओके। तो यहाँ से अब देखा जाए तो अब यहाँ पे एक अज्यूमशन ये है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होता है तो यस हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते लिखा है यहाँ पे इफ चार्ज की भी स्लाइटली डिस्प्लेस दे नीड टू परफॉर्म SHM फाइन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड निकालना है कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं वो पहले प्रूव करते और बाद में वो टाइम पीरियड निकालते। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए दिस x इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू a के कंपेरिजन में स्लाइटली डिस्प्लेस होने की वजह से a इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x और x इज़ वेरी वेरी स्मॉल बराबर है। अगर x इज़ स्मॉल तो क्या यहाँ पे x हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x तो स्मॉल है x का स्क्वायर और भी कम होगा एज कम्पेयर टू a स्क्वायर क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू है कंपेयर टू एक्स तो वो और स्क्वायर करके और बड़ी हो जाएगी ये बहुत छोटी वैल्यू है तो ये और भी कम हो जाएगी तो ये डिफरेंस ना के बराबर हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इक्वल टू के क्यू माइनस 4ax अपॉन इसके जगह में क्या लिखूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ऑलमोस्ट कितना है स्मॉल है तो ये ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर मतलब ये कितना आ गया a⁴ बराबर है। इफ x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कंसिडर किया वेरी स्मॉल ओके। तो यहाँ पे क्या ये a और ये कैंसिल हो जाएगा एक a और a तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा k q ऊपर का ये कैंसिल यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे -x लिखता हूँ डिवाइड बाय a का क्यूब। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्या एफ नेट इस फॉर्म में आ गया
SHM के फॉर्म में आ गया, यस, एफ नेट SHM के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू के डैश जो है, के डैश यहाँ पे ये x माइनस यहाँ पे x, तो यहाँ पे के डैश की वैल्यू कितनी आ गई, के डैश की वैल्यू आ गई, के डैश इज इक्वल टू कितनी आ गई, के डैश की वैल्यू 4k³ अपॉन a³, इतनी वैल्यू आ गई, बराबर है ना, ये वैल्यू आ गई। अभी अब क्या करेंगे, के डैश की एक बार वैल्यू की तो टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के डैश, बस खत्म। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m, के डैश की जगह क्या लिखूंगा, 4k³ और a³ ऊपर चले जाएगा, बराबर है। दिस इज अ टाइम पीरियड। बाद में आप k की वैल्यू 1/4πε0 डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब ये क्यों स्लाइडली डिस्प्लेस किया, ये SHM करेगा, SHM कैसे करेगा, क्योंकि ये SHM का इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है -6, डिस्प्लेस अगर इधर कर रहे तो एफ नेट उस पर इधर लग रहा है, दिस इज अ ऑसिलेशन, SHM है। अगर वो SHM है तो उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, SHM की इक्वेशन के साथ, SHM की इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास के डैश की वैल्यू आ गई और डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2π√m/k डैश। ओके, ये प्रॉब्लम आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप लिख लो। लास्ट एग्जाम्पल 12 नंबर एग्जाम्पल। ओके, अब 12 नंबर का एग्जाम्पल इसलिए भी बोल सकते कोइंसिडेंस कि अभी एग्जैक्ट रात के 12 बज गए, कोइंसिडेंस है ये लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक। देखो, अगर सेम क्यू चार्ज है, ओके, और अब मैं डिस्प्लेसमेंट, जैसे पहले मैंने इस क्यू की डिस्प्लेसमेंट ओरिजेंटल किए थे, बराबर है ना। अब इसको अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, इसको, इस पर्टिकुलर क्यू को डिस्प्लेस, ये थोड़ा सा ऊपर निकाल दो, क्यू और यहाँ पे ये डिस्टेंस है 2a, ओके, एंड दिस इज अ मिडल चार्ज। सो a small charge, q charge, slightly displace vertical, slightly displace vertically x, okay, then find time period of SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो देखो, अब ये Q है चार्ज, इसको अगर मैं वर्टिकली ऐसा यहाँ पे लेके जाता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस किया इसको, x, ओके। तो इस पे चार्ज कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये चार्ज ऐसा लगा, ये इधर लगाएगा, बराबर है। ये फोर्स होगा F2, डाउट है इसमें। इसको मैं निगेटिव ले लेता हूँ ताकि ये फोर्स अट्रैक्टिव रहे, बराबर है, आसानी हो जाए, नहीं तो फिर ये ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा, दिस मस्ट बी द निगेटिव, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो पॉजिटिव अगर होता तो ये डिस्प्लेस, अगर आप इसको ऐसा कर दो तो ये दूर चले जाएगा। और ये जो है, ये जो फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये होगा आपका F1। ये डिस्टेंस कितना है, F2 निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस हो गया x² + a², बराबर है। ये एंगल मान लो थीटा बनाया उसने, ये एंगल कितना बनाया, थीटा। तो हमें निकालना है कि ये फोर्स जो है, तो ये फोर्स जो है ये F2 है, बराबर है, ये F2 फोर्स है, F1 फोर्स। क्या F1 एंड F2 सेम फोर्स होगी, क्या F1 एंड F2 सेम फोर्स होगी, तो यस, F1 एंड F2 सेम फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो F2 एंड F1 अगर सेम फोर्स है और डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं उसको एक F लिख सकता हूँ सिंपल जाने के लिए। मतलब ये F1 और ये F2, इसको मैं F बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन दोनों का फोर्स डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर है। ये हो गया एफ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एफ नेट जो होगा, एफ नेट तो ये फोर्स होगा ना रे, दिस इज एफ नेट ना, बराबर है ना। तो एफ नेट है क्या बेसिकली, तो एफ नेट इज इक्वल टू इस एफ का और इस एफ का ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये एफ है तो ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, इसका भी ये एफ है तो ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2f कॉस थीटा, बराबर है। दिस इज एफ नेट, एफ नेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। एफ नेट कब है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, और स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस इज अ 2f कॉस थीटा। अब 2f कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हम f की भी वैल्यू लिख लेते हैं, हमने तो निकाल ही लिया है। दिस इज f वैल्यू 2k q स्मॉल q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर है। हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब ये वैल्यू, ये थीटा, ये a है, ये x है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, x adjacent side divided by hypotenuse, so adjacent side x divided by hypotenuse मतलब x square plus a square, बराबर है x square plus a square। कोई डाउट है इसमें। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2kq, ऐसा लिख सकता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, बराबर है। अब ये 1/2 और ये कितना है इधर 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये आ गया 2kq x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। दिस इज एफ नेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एफ नेट। अब जो एफ नेट है, जो एफ नेट है ये आ गया। अब हमें एक चीज़ पता है कि द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए, तो क्या एक्स स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा ए स्क्वायर की, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर पावर, ए स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, 2 कैंसल, अगर 2 कैंसल है तो क्या बचेगा सिर्फ 2kq अपॉन ये x मत नेग्लिजिबल कर देना, क्योंकि ये x का स्क्वायर नहीं है, x का क्यूब नहीं, वो x है, ये वैलिड है, ये स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर इंटू 3/2, बराबर है। अब ये 2 कैंसिल, मतलब ये बचा a क्यूब, क्या बचा ये a क्यूब। तो दिस इज अ एफ नेट। सर माइनस नहीं आया, बोलोगे सर माइनस नहीं आया, माइनस इधर से क्लियर दिख रहा है, अगर ये x है तो एफ नेट नीचे, बराबर है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये x यहाँ पे, बराबर है। x ऐसा किया है ना, तो एफ नेट तो नीचे है ना नेगेटिव की वजह से, तो ये आ गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू, हमें एस एच एम करना है, तो एफ नेट इज इक्वल टू, क्या मैं इसको k डैश x बोल सकता हूँ, बराबर है। देन व्हाट इज द k डैश, k डैश की वैल्यू कितनी आ गई, k डैश इज इक्वल टू 2kq अपॉन ए क्यूब, बराबर है 2kq अपॉन ए क्यूब। अगर ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, तो हम आराम से कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। तो अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एम अपॉन के डैश, एम अपॉन के डैश। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम 2 अंडर रूट एम अपॉन के डैश की जगह क्या लिखूँ 2kq इंटू ए क्यूब, पहले जैसे आ गया, पहले 4 आया था, ये 2 आ गया, बराबर है। दिस इज अ टाइम पीरियड, वर्टिकल टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया आपको, दिस इज अ वर्टिकल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ प्रिंसिपल
ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कुलम्स लॉ के कुछ मैंने ख्याल से 5 एग्जांपल्स हैं और ये 12 एग्जांपल, तो 17 एग्जांपल्स लगभग कवर किए। और ये एग्जांपल्स आपको मैंने बोर्ड्स लेवल के, नीट लेवल के, JEE लेवल के, इस टाइप के थोड़े से, अब इसमें और भी JEE एडवांस वगैरह में ऐड करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि जब और टॉपिक होंगे, परमिटिविटी होगा, तो थोड़ा सा मुझे वो सस्पेंडेड पार्टिकल वाला जो था वो अगर लिक्विड में डालते हैं तो उसके क्या परमिटिविटी का रिलेशंस होगा, तो वो परमिटिविटी के बाद आपको पता चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर दिए, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आपके नोट्स में राइट डाउन करना।